ऑनलाइन में लेजी है, ज्वाइन करते ही नहीं। करें भी तो रिकॉर्डिंग से ही कर लेते हैं। एनीवेज, एक चीज हमने यूज इफेक्ट के बारे में कल पढ़ी थी, और एक ही चीज आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि यूज इफेक्ट किसी साइड इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। अब आपने जो ज़हन में चीज रखनी है कि साइड इफेक्ट क्या होता है। ठीक, तो साइड इफेक्ट, जब भी आपकी एप्लीकेशन ने किसी आउटसाइड दी एप्लीकेशन बात करनी हो किसी से, आउटसाइड दी एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन ने अगर किसी डॉम के एलिमेंट को एक्सेस करना है, दैट शुड बी इनसाइड द यूजर, वो भी साइड इफेक्ट है, क्योंकि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन अलग है, ब्राउजर के डॉम की एपीआई अलग है। ठीक, आपकी एप्लीकेशन ने सर्वर से रिक्वेस्ट करनी है डेटा फेचिंग के लिए, जो आज हम करेंगे, ये भी क्या है, साइड इफेक्ट है। आपकी एप्लीकेशन ने सिर्फ कंसोल लॉग करना है, तो भी आप फंक्शन की बॉडी में नहीं करेंगे, नॉर्मल बेयर किधर करेंगे, यूज इफेक्ट के, क्योंकि कंसोल लॉग किसका फीचर है, ब्राउजर, और ब्राउजर आपकी एप्लीकेशन नहीं है। गॉट इट? तो आप वो भी क्या है, आपका साइड इफेक्ट है। ये जो काम हम कल कर रहे थे कि आप कोई भी चीज ब्राउजर में जाके किसी यूआई के सेट करेंगे, तो वो भी क्या है, साइड इफेक्ट है। ठीक, तो ये हमने कल देख लिया था। आज हम इसी यूज इफेक्ट को यूज करेंगे और थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक चीज फिलहाल इतना याद रख लें, यूज इफेक्ट इक्वल्स टू साइड इफेक्ट। ठीक, एक बात। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसी पीस ऑफ कोड या पीस ऑफ लॉजिक जिसके बारे में आप ये चाहते हैं कि जो कंपोनेंट के रेंडर होने पे फौरन चल जाए, वो भी किसके अंदर रखेंगे आप, यूज इफेक्ट के अंदर रखेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपके ना हमारा रूट कंपोनेंट है ऐप। ठीक, और ऐप के अंदर रेंडर हो रहा है, मतलब राउटिंग के जरिए, या होम या अबाउट या लॉगिन। अगर मैं होम के कंपोनेंट में जाता हूं ना, तो होम के कंपोनेंट में हमारे पास डेटा आ रहा है प्रोडक्ट्स, जो कि डेटा लोकली मेरे अपने सिस्टम में सेव है, और ये प्रोडक्ट्स की बेस में मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, यानी मेन में एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ। और फिर जब मेन में जाऊंगा, तो ये प्रोडक्ट जो है एज अ प्रॉप यहाँ रिसीव हो रहा है, और यहाँ पे ये इस पे मैप लग के वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है इन द कार्ट्स। अच्छा, रियल टाइम में ना, ये जो डेटा होता है, ये आप अपने लोकल सिस्टम पे सेव नहीं कर सकते। डेटा कहाँ से आ रहा होता है, सर्वर से आ रहा होता है। एक क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर है। जरा पहले मैं थोड़ा सा ना आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर है, इसका क्या मतलब है और ये कैसे बेसिकली काम करता है। एक टर्म होती है जी, आपने अक्सर सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो अभी सुन लें, API। API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एब्रीविएशन पता हो ना पता हो, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी को जरा गौर से सुनिएगा। आपको अगर ये जो एपीआई है, ये इस्तेमाल होती है कोई भी दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस जब आपस में कम्युनिकेट करना चाहें या कम्युनिकेट करती हैं, तो वो थ्रू एपीआई करती हैं। गॉट इट? एपीआई एक इंटरफेस कह लें, एक एक सिस्टम, एक टेक्निक, एक स्ट्रेटजी कह लें, जिसकी मदद से दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस एक दूसरे से क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। आप हर रोज कई तरह की एपीआई यूज करते हैं, कोई एक मिसाल दे सकते हैं आप, डेली बेस पे? क्या? व्हाट्सएप? नहीं, वो प्रोबेबली नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, वैसे तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन ही है। मैं एपीआई की टिपिकल एग्जांपल पूछ रहा हूँ, तो आपको ऑब्वियसली नहीं पता होगी। हम डेली बेस पे ना बहुत ज्यादा ये कई तरह की एपीआई यूज करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ जरा, आपको जरा बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। ये नीचे ना वेदर की अपडेट आ रही है, 16 डिग्री सेल्सियस और हेज और समथिंग लाइक दैट, ये वेदर अपडेट आ रही है
रावलपिंडी के हवाले से, या जो भी लोकेशन या जो भी सिटी आप सेट करते हैं। अच्छा, ये थोड़ी देर बाद अगर बाहर बारिश शुरू हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डाउन, या आप जो भी होगा ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर आ जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फॉर एग्जांपल मजीद शाम को ठंडा हो जाता है, और अगर बारिश होगी तो यहाँ बारिश वाला सीन आ जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये वेदर, ये जो अपडेट्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं? क्या मेरे इस सिस्टम में कोई सेंसर लगे हुए हैं जो कि अपने इर्द गिर्द से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वेदर की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं? तो मेरे इस सिस्टम में तो सेंसर नहीं है, कम अज कम। मोबाइल में हो सकते हैं लेकिन इधर तो नहीं है कम अज कम। तो ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है मेरे इस सिस्टम में कि अपने सराउंडिंग से किसी सेंसर के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वेदर की अपडेट्स को अपडेट करता रहे। लेकिन ये जो वेदर की इन्फॉर्मेशन आ रही है ये मेरे सिस्टम में कांस्टेंट अपडेट हो रही है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं आ रही, ये जो इंटरनेशनल न्यूज आ रही है, ये इंटरनेशनल न्यूज कैसे आ रही है मेरे सिस्टम के इस नोटिफिकेशन, ये छोटे से एरिया में? जरा इस मॉडल को समझिएगा। बेसिकली कोई एक सर्वर है किसी जगह पे पड़ा हुआ, मुझे नहीं पता कहां पड़ा हुआ है, ठीक? उस सर्वर पे कोई एक डेटाबेस पड़ा हुआ है, और कोई बंदा उस डेटाबेस पे मुसलसल वेदर की अपडेट्स रियल टाइम पे, कोई बंदा या कोई उसने डेटा एंट्री ऑपरेटर बिठाया हो या कोई सेंसर लगाए हो उसके साथ जो ऑटो वेदर अपडेट्स पिक कर रहा है, कुछ भी है, यानी कोई एक रिमोट सिस्टम है जिसे मैं क्या कह रहा हूं, सर्वर। और इस सर्वर पे वेदर की अपडेट्स डेली 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अपडेट्स हो रही है, ठीक? ये सर्वर है। और अब पूरी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 और 10 प्लस की हुई है, वो सारे के सारे किसी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके साथ? इस सर्वर के साथ। अच्छा, इस सर्वर पे और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? उस सर्वर के एक रिसोर्स के साथ। जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ना, वो इसीलिए चुबा चुबा के, दबा दबा के इस्तेमाल करूंगा कि वो अल्फाज इंपॉर्टेंट। इस सर्वर पे बहुत सारी और चीजें पड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम सिस्टम किसको एक्सेस कर रहे हैं? किसी एक रिसोर्स को। और वो रिसोर्स कौन सा है? वेदर का, ठीक? तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में हजारों सिस्टम हो सकते हैं। वो हजार के हजार सिस्टम, अगर विंडो 10 और यही यूटिलिटी है, तो वो सारे किसके साथ बात कर रहे हैं? उस सर्वर के ऊपर पड़े हुए एक रिसोर्स के साथ। बात समझ आ गई? तो ये रिसोर्स क्या दे रहा है जी? ये सिर्फ वेदर की अपडेट्स दे रहा है। अब मुझे ये बताएं कि क्या हर सिस्टम वेदर अपडेट इकट्ठी करे वो ज्यादा मौसर है, या एक सेंट्रल सिस्टम वेदर अपडेट्स इकट्ठी करके ये अपडेट करे? जो जो भी सिस्टम पूरी दुनिया में उस सर्वर से बात कर रहा है उनमें ऑटोमेटिकली वेदर की अपडेट्स पुश हो जाए, पब्लिश हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टू वे कम्युनिकेशन है ना। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि क्लाइंट सर्वर से मांगेगा कुछ तो वो देगा। विंडोज में ये जो वेदर की अपडेट आ रही है ये खुद से तो नहीं आ रही भाई। विंडोज वालों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फीचर, कोई प्रोग्राम, कोई लाइन, कोई पीस, कोई लॉजिक, कोई फंक्शन लिखा होगा जिसका ये काम होगा कि वो उस पर्टिकुलर, और उन्होंने ये भी बताया होगा कि यार तुमने इसी सर्वर से गेट करना है। ऐसा नहीं होता कि ये वेदर अपडेट्स आज अमेरिका के सर्वर से आ रही हैं तो कल यूएस यूके के सर्वर से आना शुरू हो जाएंगी, परसों सोमालिया के सर्वर से आना शुरू हो जाएंगी, तरसों इंडिया के सर्वर से। ऐसा कोई जिन नहीं है पीछे। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 में जाएं तो ये फीचर नहीं था, अगर आपने यूज की होगी सारे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेदर की अपडेट आ रही है ये मेरी एप्लीकेशन जो कि इस वक्त विंडो चल रही है, और विंडो के बाद, विंडो के अंदर आपको पता है यूटिलिटी एप्लीकेशन चलती हैं बहुत सारी, बिल्ट इन बिहाइंड द सीन प्रोसेसेस चल रही होती हैं। तो ये एक यूटिलिटी सर्विस मेरी विंडो पे चल रही है, ये पीस ऑफ कोड या पीस ऑफ फंक्शन कह लें, चल रहा है, जो किससे बात कर रहा है? इस सर्वर से बात कर रहे हैं। अब ये कौन सा सर्वर है ये मुझे नहीं पता, विंडो वालों ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। हो सकता है विंडो का अपना हो, वो जो एमएसएन है। फिर ये जो सर्वर है इसके ऊपर सिर्फ, मैंने कहा ना, एक रिसोर्स वेदर का है। हो सकता है कि इसी सर्वर के ऊपर एक और रिसोर्स पड़ा हो, कौन सा? न्यूज का। कोई बंदा या कंपनी इस सर्वर पे मुसलसल या दिन में 3 दफा या 4 दफा न्यूज अपडेट करती है। अब
जितने भी पूरी दुनिया में क्लाइंट्स हैं, उन सारों ने इस सर्वर यानी सर्वर के इस रिसोर्स से भी वो क्या रिसीव कर रही है, मुसलसल इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही हैं। वैसे आपको पता है कि आप पिछले 3-4 महीनों से हमारे साथ हैं, तो मैं कभी भी थ्योरी नहीं पढ़ाता, और अगर आज ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकेंगे। ये आपको फैक्ट है, 4 महीनों में इतना तो पता लग गया कि मैं शायद ही किसी क्लास में इतना टाइम थ्योरी पे स्पेंड किया हो, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर आपको ये फंक्शन समझनी है। एनीवेज, तो अब जितने भी कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में 4-5 मैंने लिखे, लाखों करोड़ हो सकते हैं, वो सारे के सारे किससे बात कर रहे हैं? न्यूज से भी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी टू वे डाटा होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर्वर मेरे पास क्या कर रहा है? डाटा। अच्छा, अक्सर ना सर्वर ने एक फ्रीक्वेंसी सेट की होती है कि हर सेकंड में अपडेट नहीं करना। आपको पता है कि जब आप वेदर अपडेट्स देखते हैं ना, तो उसके साथ कहीं ना कहीं लिखा होता है लास्ट अपडेटेड 10 मिनट्स अगो या 15 मिनट्स अगो। तो उन्होंने खुद ये फ्रीक्वेंसी सेट की होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो 15 मिनट के इंटरवल पे अपडेट हो, क्योंकि अगर वो हर सेकंड में अपडेट करें तो बहुत ज्यादा नेटवर्क की रिक्वेस्ट और कंजेस्शन और बहुत ज्यादा रश और डिले और बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। एनीवेज, तो जो बात मैंने शुरू की थी एपीआई से, और आज हमने पढ़नी एपीआई है, तो मैंने अब इस एग्जांपल से क्लियर कर दिया कि दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपस में बात कैसे करती हैं, दोनों इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली अलग। सर्वर में कोई सॉफ्टवेयर होगा ना, जो वेदर अपडेट्स किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही होंगी और किसी एप्लीकेशन के जरिए हो रही होंगी, उनकी एप्लीकेशन और मेरी विंडो की एप्लीकेशन, विंडो की यूटिलिटी, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं? बात या कम्युनिकेट कर रही हैं। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, इस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में होता क्या है? मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन में क्या होता है? नहीं, बातें तो होती हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज द करेक्ट वर्ड। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। वो वन वे भी हो सकती है, और वो मैं सारों पे पाबंदी लगा दूं, कोई बंदा बोल नहीं सकता, तो ये वन वे होगी ना। और अगर पाबंदी नहीं है, तो वो टू वे इन्फॉर्मेशन। तो एपीआई भी यही काम है कि एपीआई वन वे भी हो सकती है और टू वे भी हो सकती है। तो ये जो बेसिकली कम्युनिकेशन है ना, ये कम्युनिकेशन कौन गवर्न करता है? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, अब अगली बात, किसी चीज से बात करने के लिए जरूरी है कि आपका उससे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश हो। आप फोन करते हैं मुझे, तो फोन आप डायल करें, 3-4 ट्यून्स बजी, मैंने फोन नहीं उठाई, तो क्या बात करना पॉसिबल होगी? बात करने के लिए पहले हमारा क्या होना चाहिए? कनेक्शन स्टैब्लिश। और वो कैसे होगा? आपने फोन किया, मैंने पिक किया, हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। जब तक वो कनेक्शन स्टैब्लिश रहेगा, बातचीत होती रहेगी। जो ही कनेक्शन स्टैब्लिश खत्म हो गई, बातचीत खत्म। तो इसका मतलब ये है कि जब मुझे, ये क्लाइंट है सारे, क्लाइंट जब मैं बोलता हूं तो पता है क्या होता है? कोई भी डिवाइस जो सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकती है, मोबाइल, कोई भी नेटवर्क की डिवाइस, मेरा ब्राउजर, ये सारे के सारे क्लाइंट है, ठीक है। बचपन में ना हम समझते थे यार, ये जो बंदा बैठा होता है ना सामने, ये क्लाइंट होता है। बेसिकली वो डिवाइस, ठीक है, अब समझ आ गई ना? वो डिवाइस यानी ब्राउजर एक क्लाइंट है, मोबाइल एक क्लाइंट है, नेटवर्क की कोई भी डिवाइस, ये राउटर शाउटर, ये सारे क्या क्या है? ये क्लाइंट है। तो कोई भी डिवाइस जो सर्वर पे रिक्वेस्ट करती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? क्लाइंट कह सकते हैं। ये सारे के सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो क्या है? बेसिकली क्लाइंट। ये रिक्वेस्ट किसको कर रहा है? सर्वर को। जरूरी क्या है बीच में? कनेक्शन एस्टेब्लिश होना। अच्छा, कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है? आपके पास मेरा फोन नंबर ही नहीं है, मेरे से कनेक्ट हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे, कभी नहीं हो सकेंगे। तो आपके पास इस सर्वर से कनेक्ट होने के लिए एक एड्रेस होना चाहिए, और वो एड्रेस आईपी की फॉर्म में होता है, 192.168 डॉट समथिंग लाइक दैट। आईपी एड्रेस पता ना? बात समझ आ गई? ये आईपी एड्रेस हर सिस्टम का डिफरेंट होता है, यानी मेरे क्लाइंट का भी एक आईपी होगा और सर्वर का भी एक आईपी होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्ट होना चाह रहा है, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके पास? अच्छा, आपको पता है कि ये www.google.com ये कुछ नहीं है, इसके पीछे एक आईपी है, इसके साथ मैप हुआ होता है, असल चीज वो है। ये जो google.com है ना, ये तो ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए उन्होंने इसके ऊपर एक रैपर लगाया हुआ है। अगर डीएनएस का नाम सुना हो ना, डोमेन नेम सिस्टम, तो उसके पीछे यही हो रहा होता है कि आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में एड्रेस लिखते हो,
वो कन्वर्ट करता है उसको किस में, आईपीज में। एक्चुअली नेटवर्क पे क्या ट्रेवल कर रहा होता है, आईपी एड्रेसेस, और ये हर सिस्टम का यूनिक होता है। ठीक, अच्छा, तो मेरा क्लाइंट जब इस सर्वर के साथ बात करेगा तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, अब चूंकि आईपी एड्रेसेस को बहुत ज्यादा याद रखना मुश्किल है, तो ये कन्वर्ट हुआ होगा किसी इस तरह के रीडेबल एड्रेस में, जैसे लोकल होस्ट समथिंग या www.something.com। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, अब ये जो आईपी तो मैंने कहा ना, आईपी के ऊपर एक रैपर चढ़ा होता है, तो हम इसको बोलते हैं बेसिकली यूआरएल। इसे क्या बोलते हैं, यूआरएल। अब यूआरएल का मतलब होता है यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लफ्ज रिसोर्स को मैंने पहले भी चुबा के बोला था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स का मतलब पता लग गया क्या होता है, सर्वर पे पड़ी हुई कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई फाइल है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई डेटा है, कुछ भी है, तो वो क्या होगा, एक रिसोर्स होगा। लोकेटर का मतलब पता है, लोकेट करने वाला, ढूंढने वाला। तो ये बेसिकली जो यूआरएल एड्रेस है, वो बेसिकली किसी सर्वर तक पहुंचने का पता होता है। समझ आ गई ये बात। अब आपके पास एक आईपी आ गया, ज्यादा इधर उधर फोकस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इसमें आपकी इंटरनेट की वोकैबुलरी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जो चीजें आप डेली यूज करते हैं उसकी अंदर में खाना चीजें समझ आएंगी। और अब चूंकि ये अपना खुद से सर्वर बनाएंगे, खुद से क्लाइंट बनाएंगे, सब कुछ खुद ही बनाएंगे, यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट टेक्निकल यूजर। अब जब ये आपके पास आईपी एड्रेस आ गया तो इसका मतलब आप सर्वर तक पहुंच गए। ठीक, इसकी मिसाल यूं है कि आपके पास सुपरटेक का एड्रेस आ गया तो आप सुपरटेक तक पहुंच गए। अब भाईजान सुपरटेक तक पहुंचना काफी नहीं है, सुपरटेक में भी ये तो आगे मुख्तलिफ क्लासेस है ना, फ्रंट एंड की क्लास, बैक एंड की क्लास, सीआईटी क्लास, एडवांस आईटी की क्लास, फलां क्लास, फलां क्लास, फलां क्लास, फलां क्लास। तो इसका मतलब है कि आपके पास सुपरटेक का एड्रेस आया, आप सुपरटेक तक पहुंच गए। अब सुपरटेक में आगे किस क्लास में जाना है, आप सर्वर तक पहुंच गए। सर्वर में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वेदर भी है, न्यूज भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, बहुत कुछ है सर्वर पे। तो आप सर्वर तक पहुंचे किससे, आईपी या इस तरह का कोई मीनिंगफुल एड्रेस से। अब आगे किधर जाना है, यानी उस सर्वर तक तो पहुंच गए, सर्वर में आगे किस रिसोर्स तक पहुंचना है वो कैसे होगा, वो होगा जी, लेट मी ब्रिंग इट इन हियर। वो होगा जी, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप क्लाइंट सर्वर तक पहुंचेगा तो उसको चाहिए होगा example.com, यानी कोई भी एड्रेस.com। तो ये कहां तक पहुंच गया, इस एड्रेस की मदद से सर्वर तक पहुंच गया। अब सर्वर में मैंने कहा आपको यहाँ वेदर पड़ा हुआ है, यहाँ न्यूज पड़ी हुई है, और बहुत सारा कुछ और भी पड़ा हुआ है। उसको कहां पहुंचना है, वेदर पे पहुंचना है। तो जब भी आप कभी ये देखें ना लिखा हुआ, और अक्सर यूआरएल में लिखा हुआ देखते हैं स्लैश, उसके आगे जो कुछ भी होता है वो बेसिकली कहलाता है पाथ या राउट। वो क्या कहलाता है, वैसे राउट का मतलब पाथ नहीं होता, यार इस गाड़ी का राउट क्या है, ये कौन से रूट की गाड़ी है, लोग रूट रूट बोलते हैं, राउट मतलब एक ही बात है। ये इस गाड़ी का रूट क्या है, तो रूट का मतलब क्या होता है, पाथ नहीं होता, पाथ ही होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहां तक स्लैश तक सर्वर का एड्रेस था। अब अगर आगे वेदर आ गया तो मुझे पता लग गया कि इस सर्वर के अंदर जो वेदर का रिसोर्स पड़ा मैं वहां तक जा रहा हूं। अगर स्लैश के बाद वेदर के बजाय क्या आ जाए, न्यूज, तो उसी सर्वर पे जाएगा, लेकिन उस सर्वर के कौन से रिसोर्स को एक्सेस करेगा। बात समझ आ गई है। तो ये जो काम है ना, ये जो पूरी चीज मिल के बनती है, इसको हम कहते हैं ई एन डी पी ओ आई एन टी, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये वो एंड पॉइंट है जहां तक मुझे पहुंचना है, क्योंकि एक सर्वर पे बहुत सारे एंड पॉइंट्स हो सकते हैं। और इसका पूरा नाम क्या है, एपीआई एंड पॉइंट। इसका पूरा नाम क्या है, एपीआई एंड पॉइंट। और अब जब आपको कहा जाए ना जी कि एपीआई एंड पॉइंट, तो इसका मतलब यह है कि ये किसी सर्वर का एड्रेस
और उस सर्वर के अंदर किसी रिसोर्स तक पहुंचने का पाथ, दोनों मिला के क्या बनता है? एपीआई एंड पॉइंट। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब आपको ये वेदर एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है? उस सर्वर का एड्रेस भी देना है और उसका रिसोर्स का पता या पाथ भी देना है, तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे? एपीआई का। अगर आपके पास एपीआई एंड पॉइंट है तो आप सर्वर से डाटा ला सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब जरा हम अपनी एप्लीकेशन को बात करवाते हैं किसके साथ? सर्वर के साथ। और मैं क्या करने लगा हूं, इस वक्त मेरे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो लोकल अपनी फाइल से उठ के आ रहे हैं और वो फाइल मैंने यहां बना के रखी हुई है, प्रोडक्ट्स में। मैं इसको कर देता हूं जी डिलीट, बल्कि इसी को कर देता हूं जी डिलीट। तो स्ट्रेट अवे एरर, क्योंकि वो कंप्लेन करेगा, वो कहेगा भाई ये प्रोडक्ट है ही नहीं, मैं कहां से लाऊं? समझ आई बात? तो इसका मतलब जब मैंने ये प्रोडक्ट से डिलीट कर दिए तो यहां से मैं क्या करूंगा? खत्म, फिनिश। तो ये फिर कंप्लेन करेगा भाई मेन को प्रोडक्ट चाहिए डिस्प्ले करने के लिए और तुमने पीछे से प्रोडक्ट ही डिलीट कर दिए। अब एक्चुअली जब हम बैकएंड पढ़ेंगे ना, तो हम ये अपनी एपीआई बनाएंगे, खुद अपनी एपीआई बनाएंगे। लेकिन अभी तक हमने बैकएंड तो पढ़ा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी एपीआई, यानी किसी और बंदे की एपीआई को अपनी एप्लीकेशन में एक्सेस करके इस्तेमाल करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करवाता हूं। ये जो कहानी समझाई है इसको, ठीक? सो अब जरा ये जो एपीआई, अगर ये समझ गए ना आप, अब जरा इसका फाइनेंशियल और बिजनेस एस्पेक्ट देखें। गूगल बहुत बड़ा बादशाह है। आपने गूगल मैप्स तो यूज किए होंगे ना? अच्छा, आपने कभी उबर की एप्लीकेशन यूज की है? बहुत दफा की होगी, राइड बुकिंग के लिए। उबर का जो मैप होता है उसके राइट या लेफ्ट या टॉप या कहीं लिखा होता है गूगल मैप्स। आपको पता है कि गूगल मैप ने एक एपीआई बनाई हुई है, मैप की एपीआई, डायरेक्शन की एपीआई, जियो लोकेशन की एपीआई एंड बेशुमार एपीआई। गूगल की एपीआई को जो बंदा एक दफा हिट करता है, गूगल उसका चार्जेस लेता है $0.002। गूगल ने मैप बनाया, पूरी दुनिया की लोकेशंस उस पे डाली और उसने एपीआई दे दी कि आपकी एप्लीकेशन हमारा मैप अगर यूज करेगी तो आपकी एप्लीकेशन से हमारे मैप पे एक रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसका कितना चार्ज करेंगे? $0.0002। आप कहेंगे यार ये तो ₹2 बनते हैं, ₹1 बनता है। इससे भी कम बनता है गालिबन पर रिक्वेस्ट। लेकिन आप अज्यूम करें कि एक दिन में पूरी दुनिया से, उबर के प्लेटफॉर्म से गूगल पे कितनी रिक्वेस्ट जाती होंगी? करोड़ों। करोड़ों। तो अगर एक रिक्वेस्ट का ₹1 गूगल लेता है, कहां बात जाती है? ये एपीआई का बेनिफिट और प्लस पॉइंट है कि आप एपीआई बनाते हैं, आप उन्हें एक्सपोज करते हैं, आप किसी को यूज करने के लिए देते हैं। ये बहुत बड़ा मॉडल है, उस पर आते हैं बाद में। लेकिन बहुत सारे लोगों ने एपीआई बना के पब्लिकली अवेलेबल कर दी हुई हैं। मैं आज एक आपको फ्री एपीआई बताता हूं। जो फ्री एपीआई क्या करेगी, यानी वो आपको डाटा देगी और आप उस डाटा को अपनी एप्लीकेशन में क्या करेंगे? यूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया जी कि एपीआई के लिए क्या चीज समझना जरूरी है, कि एपीआई होती क्या है। बेसिकली इट्स अ वे थ्रू विच टू आर मोर देन टू एप्लीकेशंस कम्युनिकेट। एपीआई क्या है? एक तरीका है जिससे दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशन आपस में क्या करती हैं? बात करती हैं। और बात करने का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक? तो अब बात कैसे करती हैं? जो एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। जिस तरह एक बात करने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। अब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करे तो अगर वो वैलिड रिक्वेस्ट होगी तो ही सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज वो माजरत कर लेगा, ठीक? और बात करने से पहले कनेक्शन का होना जरूरी है। एक एपीआई है जी, जिसको हम कहते हैं जी रेस्ट कंट्रीज। बहुत सारी एपीआईज हैं दुनिया में, हम बहुत सारी पढ़ेंगे भी, लेकिन पहली मैं इसको जरा फोकस करता हूँ। पूरी दुनिया में लोग बिजनेसेस यही बिजनेसेस कर रहे हैं। आप एपीआई यूज करके अपने काम के लिए डेफिनेटली आप लोगों से चार्ज कर सकते हैं। यानी देखे ना, आजकल चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा दौर है।
आपने सुना होगा चैट जीपीटी। आपको पता है चैट जीपीटी एआई बेस्ड फीचर या यूटिलिटी या टूल्स हैं कि जो बहुत सारे फीचर्स देती है। आप चैट जीपीटी के ऊपर उसकी एपीआई यूज करके एआई बेस्ड अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। बिहाइंड द सीन चैट जीपीटी चल रही होगी, फ्रंट पे आपका वेब पेज होगा, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपके साथ सारा कुछ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन पीछे चैट जीपीटी चल रही होगी। कैसे? आपकी एप्लीकेशन बिहाइंड द सीन बात कर रही होगी चैट जीपीटी से एपीआई। चैट जीपीटी की इसलिए मिसाल दी कि ये बहुत ज्यादा इन है आजकल। गूगल की देख बात कर लें, लोग उबर पे यूज कर रहे हैं, लोग उबर को पैसे दे रहे हैं, उबर से कमा रहे हैं। उबर बिहाइंड द सीन क्या यूज कर रहे हैं? गूगल में। तो ये फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने का मकसद है ना, वो यही है कि पूरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, क्यों पढ़ते हैं एपीआई, आप क्यों वन स्टैक पढ़ रहे हैं, क्यों एपीआई को कंज्यूम करना पड़ रहे हैं। आप किसी मार्केट में जाएंगे, किसी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, आप इसी तरह फलां एपीआई को यूज कर लें, फलां एपीआई को यूज कर लें, उसको कस्टम एप्लीकेशन बना के देंगे। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में काम कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की बनी बनाई चीजों या पहले से एपीआईज को इंप्लीमेंट करके कस्टम एप्लीकेशन बना के वो एक एक एप्लीकेशन 4-4 हज़ार डॉलर में बिकती है, 5-5 हज़ार डॉलर में बिकती है, 6-6 हज़ार डॉलर में बिकती है। और अंदर क्या यूज हो रहा होता है? कोई एपीआईज। खैर, सो अब एक चीज और जरा सुनिएगा। आपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का तो पता ना आपको? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पता ना आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली की वैल्यू पेयर में जो इन्फॉर्मेशन होती है। इसके साथ आप ओएन भी लगा दें तो जेसन का पता है क्या होता? नहीं होता। जेसन क्या होता है? ये जावास्क्रिप्ट की तरह का ही ऑब्जेक्ट होता है विद वन डिफरेंस। इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अच्छा, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में और जेसन में फर्क क्या है? जरा पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूं। दोनों बिल्कुल ही सिमिलर है। ये लाइट बिल्कुल ही विजिबल है। एक 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 चले, ओके चले। वैसे वॉल्यूम वैसे भी मेरा डिफॉल्ट बड़ा ऊंचा होता है, कोई मसला नहीं है। चले, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे पर्सन। और ये पर्सन का तो ऑब्जेक्ट हम डे वन से पढ़ ही रहे हैं, और इसमें यासिर साहब को भी डे वन से ही हम घसीट रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट में की और वैल्यू दोनों कोट्स में आ जाए ना, ये जेसन ऑब्जेक्ट बन जाता है बस। ये सारा कुछ भी। ये अब क्या बन गए? अच्छा, नंबर कोट्स में नहीं आते, आपको पता है। नंबर कोट्स में है तो वो स्ट्रिंग ही बन जाती है। लेकिन बाकी अदर देन नंबर और बुलियन, की वैल्यू दोनों अगर कोट्स में हो तो वो क्या बन जाता है? जेसन ऑब्जेक्ट। और अगर की बगैर कोट्स के हो, वैल्यूज कोट्स में हो, तो वो क्या बन जाता है? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। पूरी दुनिया में कितनी एपीआईज यूज होती हैं? एपीआई क्या करती है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ डेटा। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा फेमस स्टैंडर्ड है ना डेटा एक्सचेंज का, वो है जेसन फॉर्मेट। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट पता है तो जेसन नहीं पता? अगर आपके सामने कोई अब जेसन या जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आपको नजर आ जाए, तो आप पहचान लेंगे ना ये जेसन है या जावास्क्रिप्ट है? पहचान लेंगे। अब जरा देखिएगा, पहले जरा गौर से सुनिएगा। मैंने क्या बोला है जी कि सबसे पहले क्या होगा? यूआरएल। ये किसी एपीआई पे मैप हुआ होता है डीएनएस में। यानी ये समझे कि ये एपीआई है। ये ह्यूमन रीडेबल हमारे हमारे पढ़ने के लिए ये सामने ऐसे है, असल में ये ऐसे नहीं है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है ये वाला एड्रेस किसी सर्वर को पॉइंट कर रहा है। स्लैश के बाद किसी एक रिसोर्स का पाथ है। अब वो पाथ एक स्लैश से भी हो सकता है, 2-3 स्लैशेस से भी हो सकता है। डिपेंड करता है। जैसे विंडो में होता है एक फोल्डर, उसके अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर तीसरा फोल्डर। तो स्लैश v3.1 स्लैश ऑल, यहां से यहां तक ये क्या है? पाथ रिसोर्स का। और ये क्या है? सर्वर का। तो जो मैंने काम करवाया वो सिमुलेट हो गया ना प्रैक्टिकली। अब अगर मैं इसको हिट करता हूं ना, इस चीज को देख के शक्ल से पहचान सकते हैं आप ये क्या है? जेसन नहीं है? जेसन है ना भाई? जरा देखें कैसे जेसन है। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो करती है?
स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो करती है जी? अरे को, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पिछले कॉन्सेप्ट सारे एज इट इज है। स्क्वायर ब्रैकेट अरे को, इसका मतलब ये जो रिसोर्स मुझे दिया है वो किस फॉर्म में है? अरे की फॉर्म में। अच्छा, ये करली ब्रैकेट किसको शो करती है जी? इसका मतलब है कि ये एक अरे है जिसके अंदर क्या आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट में अगर की नेम्स कोट्स में हो और वैल्यू में क्या है, आपको पता है ना, की के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक? तो निशानी पता लगी जेसन को कैसे पहचानते हैं? अब ये देखें, ये भी की है कोट्स में, ये भी की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ये की वैल्यू में फिर ऑब्जेक्ट आ गया, अंदर फिर की वैल्यू में फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैंने आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी बताए थे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें, अगर मैं इसको कोलैप्स कर दूं ना, तो एक ऑब्जेक्ट में कितने आइटम्स हैं? 32। और इस पूरी अरे में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 250। तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक सर्वर ढूंढा, जो सर्वर मुझे क्या देता है? पूरी दुनिया में जितने कंट्रीज है ना, उनकी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में। अच्छा, आप सोचेंगे जी 250 कंट्रीज हैं, तो नॉर्मली ये जो वो स्टेट्स स्टेट्स होती है ना, एक कंट्री में 2-3 स्टेट्स होती हैं, इसमें वो भी शामिल होती हैं, इसलिए 250, वरना आई बिलीव 199 या 200 ममालिक है दुनिया। खैर, तो ये रेस्ट कंट्रीज डॉट कॉम, ये हमें कौन सा रिसोर्स देता है? इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक? अब मैं ये चाह रहा हूं, अच्छा, फिर जरा अभी देखिएगा, इसने ना बहुत सारे एंड पॉइंट्स दिए हुए मुझे। ये क्या है? एपीआई एंड पॉइंट। V3 का मतलब वर्जन 3, वर्जन 1 आया होगा पहले, फिर वर्जन 2 आया होगा, उसकी इंप्रूवमेंट करके वर्जन 3 आया होगा। तो आपका मतलब सिर्फ क्या है? तो एंड पॉइंट क्या होता है, अभी पता लग गया आपको? सर्वर का एड्रेस और किसी रिसोर्स का पाथ। अब मैंने आपको यह भी बताया कि एक सर्वर पे एक से ज्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब जब ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो हर रिसोर्स को पहचानने का तरीका क्या है? उसका पाथ, पीछे रूट यूआरएल तो सेम होगा ना। तो अब देखें, ये पहला उसने एंड पॉइंट दिया है जो क्या देता है? ऑल कंट्रीज। जो दूसरा एंड पॉइंट उसने दिया है, उसने कहा जी कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करें? /v3.1/name, अब ऑल नहीं है, और स्लैश करली ब्रैकेट का मतलब यहां कोई भी कंट्री लिख दें जिसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अगर मैं इसको हिट करूं तो मुझे पास क्या आएगा? इंफॉर्मेशन इंडिया, ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंग्लिश नेम, इंग्लिश ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कॉमन नेम इंडिया, हिंदी का ऑफिशियल नेम ब्ला ब्ला ब्ला, हिंदी में कॉमन नेम ब्ला ब्ला, और टैम, पता नहीं टैम क्या होता है, तमिल समथिंग लाइक, तमिल भी कोई मेरे ख्याल में वो उनकी कम्युनिटी है, कोई लैंग्वेज है, तमिल कम्युनिटी भी है ना, जो श्रीलंका में भी है कुछ तमिल टाइगर, और कुछ इंडिया में भी है, ठीक है? तो तमिल लैंग्वेज, वो तमिल कम्युनिटी, उस लैंग्वेज में इसका नाम। फिर इसकी डोमेन, जिस तरह पाकिस्तान के ना .pk TLD टॉप लेवल डोमेन, तो उनकी .in है। CCA2 क्या है पता नहीं, वगैरह वगैरह जो भी है। ऑफिशियली साइंड UN मेंबर है। करेंसी क्या है? INR। नेम क्या है? इंडियन रुपी। सिंबल क्या है? ये। और IDD रूट क्या है? जैसे पाकिस्तान का +9 है, उनका सिर्फ 9 है। सफिक्स क्या है? 1 है, यानी +91 उनका कोड है, हमारा +92 है। यानी एक कंट्री की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ठीक होगी बात? कभी आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन देखी है जहां आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया हो तो कंट्रीज विद फ्लैग्स आ रहे हो, फोन नंबर सेलेक्ट करना हो, या तो क्या उस सर्वर पे सारे कंट्री की इंफॉर्मेशन सेव होती है? नहीं, वो उसने कोई ना कोई एपीआई यूज की होती है, जस्ट लाइक दिस। अब देखें, यहाँ इसका फ्लैग भी आ रहा होगा, लेट्स सी। ये देखिए, ये गूगल मैप एड्रेस है, उसका मैप, ये फ्लैग है। IN और मैप्स ये है। फ्लैग की पिक्चर भी आ रही होगी, ये फ्लैग्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये फ्लैग दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा एंड पॉइंट है उसी सर्वर का, ठीक? तो ये बेसिकली आपकी क्या है? एपीआई है। अब हमारा बात, ये हमारा मुद्दा शुरू हुआ था कि हमने यूज इफेक्ट पढ़ना है, और हमने यूज इफेक्ट में क्या करना है? साइड इफेक्ट्स करने हैं।
हमने जितने साइड इफेक्ट सिस्टम में हो सकते तो हमने बता दिया, कंसोल को करना है तो साइड इफेक्ट है, डोम को एक्सेस करना है तो साइड इफेक्ट है। अब हम जरा एक रिक्वेस्ट सर्वर को भेज के देखते हैं। किसको भेज के देखते हैं? सर्वर को भेज के देखते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूं ताकि ये एरर खत्म हो जाए, क्योंकि एरर आ रहा है कि जी प्रोडक्ट्स मेरे पास है ही नहीं। तो प्रोडक्ट्स में आता हूँ जरा कंसेप्ट समझा, अब वो कंप्लेन खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक। मैंने यूज इफेक्ट इंपोर्ट भी होगा, दो पैरामीटर लेता है, एक फंक्शन, दूसरा कॉल बैक। जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम कहते हैं फेच। फेच एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। ये फेच नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी चल जाता है। रिएक्ट भी तो जावास्क्रिप्ट ही है ना। रिएक्ट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आसान हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो इस फेच में ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक यूआरएल, आपको पता है बिल्ट इन फंक्शन है तो उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस फेच में जाके ये वाला ऑल वाला एंड पॉइंट दे देना है। ठीक, आगे जो 3 स्टेप करने लगा हूं ना, ये आपको समझाऊंगा नहीं, ये पूरा अलग क्लास का टॉपिक है, इसलिए मैं जल्दी से कर दूंगा और समझाऊंगा आपको उस टॉपिक में जाके। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ जी डॉट एन। डॉट देन का मतलब फिलहाल यूं समझें कि जब ये काम हो जाए तब ये करो, जब ये हो जाए तब ये करो। ठीक, अब मैंने सिर्फ एक काम किया है कि मैंने सर्वर से डेटा फेच करना है, तो उसके लिए मैंने कहा था कि जब आपकी एप्लीकेशन से कोई रिक्वेस्ट बाहर जाएगी तो वो साइड इफेक्ट होगा, और साइड इफेक्ट को आप कहां परफॉर्म करेंगे, इनसाइड द यूज इफेक्ट। अब मैंने कहा जी कि ठीक है जी, हो गया साइड इफेक्ट, सब कुछ हो गया। अब जब ये फेच क्या करता है, फेच बेसिकली सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। किस सर्वर को? जिसका एड्रेस आप इसको देंगे। हमने इस सर्वर का एड्रेस दिया उसको, और उसके अंदर पड़े हुए उस रिसोर्स तक का रास्ता भी बताया। उस सर्वर पे जाओ और उसके अंदर पड़े हुए इस रिसोर्स को लेके आओ। जब लेके आएगा तो देन क्या किया, उसको जेसन में कन्वर्ट करो। अब आपको पता लग गया जेसन क्या होता है। जब जेसन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसको कंसोल लॉग कर दो। ठीक, अब यूज इफेक्ट चलता कब है, जो ही कंपोनेंट रेंडर होता है, यानी जो ही मैं पेज रिफ्रेश करूंगा यूज इफेक्ट खुद ब खुद चल जाएगा। बिहाइंड द सीन खुद ब खुद सर्वर पर रिक्वेस्ट चली जाएगी, डेटा खुद ब खुद वापस आ जाएगा और कंसोल लॉग पे मुझे डेटा दिख जाएगा। लेट्स सी, ये मेरी एप्लीकेशन है, मैंने इसको रिफ्रेश किया। मेरे पास क्या आया, अरे, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 250 कंट्रीज, और हर कंट्रीज का एक ऑब्जेक्ट, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, समझ आ गई बात?
अब मुझे भाई ये कंसोल पे तो नहीं शो कराना, मजा तो तब है कंट्री सारे यहाँ शो हो रहे हो, ठीक। तो आपको पता है कि जब ये आ गया ना, तो इसे कंसोल लॉग करने के बजाय आप एक स्टेट बना लें, const countries set countries state। अब आपको पता है कि स्टेट में मैंने अरे सेव करनी है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी अरे, ठीक। जब सर्वर से डेटा वापस आ जाए तो कंसोल लॉग करने के बजाय किस में डाल दो भाई, तो इस कंट्रीज में आ गई ना पूरी अरेज, आ गई ना। इसको मैं मैप नहीं कर सकता, हर दफा एक कंट्री निकालो और रिटर्न करो क्या पी और कंट्री डॉट, ये सारी कहानी तो पहले से हम पढ़ चुके हैं। अब मैं अगर यहां आऊंगा, इफ आई डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, रिफ्रेशिंग द पेज वुड एक्चुअली लीड मी टू दिस, ठीक। ये एरर जानने पहचानने लगते हैं ना आपको। ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। याद आ गया, मैंने ये एरर प्रॉपर्ली एक्सप्लिसिटली डिस्कस की है। मतलब कहने का ये है कि मैं जाने या अनजाने में ये जो है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद कंट्री डॉट नेम जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब जरा मुझे आउट देखिएगा जरा, अरे में मुझे क्या रिसीव हो रहा है, अरे में मुझे क्या रिसीव हो रहा है, ऑब्जेक्ट। जब मैप लगेगा एक वक्त में एक ऑब्जेक्ट निकालेगा ना बीच में से, तो इसका मतलब इंडिविजुअल कंट्री में मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, कंट्री डॉट नेम, इसके आगे क्या पड़ा होगा, एरर आ गया समझ, कि मैं JSX में ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली रेंडर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए, कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन या डॉट ऑफिशियल, ठीक है ना। इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या नाम दिया मैंने, कंट्री। मैप हर एक ऑब्जेक्ट को बारी बारी निकालेगा, इस कंट्री में सेव करेगा। तो कंट्री डॉट नेम, तो नेम में तो आगे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो मैं क्या दूंगा, कंट्री डॉट नेम डॉट ऑफिशियल या कॉमन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्री डॉट नेम डॉट, चलो, और अब मैं इस अपनी एप्लीकेशन में जाऊंगा, कोई एरर नहीं, और आपके पास अब आपकी एप्लीकेशन किसी दूसरी एप्लीकेशन से बात कर रही है, और बात किसके जरिए कर रही है, एपीआई के जरिए कर रही है। अब अगर किसी कंट्री में कोई चेंज आती है तो आपकी एप्लीकेशन में खुद ब खुद चेंज आ जाएगी, बिकॉज डेटा कौन मैनेज कर रहा है, जिसने कंट्रीज की एपीआई होस्ट की हुई है। अच्छा, नॉट ओनली दिस, आपको यह भी पता है कि इस कंट्री की एपीआई में हमारे पास फ्लैग्स नाम का भी एक की है ना, और फिर फ्लैग्स डॉट पीएनजी डॉट एसवीजी। तो मैं ये करता हूं कि हर कंट्री का इमेज भी शो करता हूं, और इमेज में आपको पता है कि इमेज का टैग लगाते हैं ना, और ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज आपको पता है कि जब आपने एक से ज्यादा चीजें रिटर्न करनी है तो ये करते हैं। इसमें अब आप क्या करेंगे, कंट्री डॉट फ्लैग्स डॉट पीएनजी, नहीं। अब अगर मैं यहां पे आऊंगा, ग्रेनाडा, मलेशिया, पता नहीं क्या, किंगडम ऑफ स्पेन, कुक आइलैंड, रिपब्लिक ऑफ माली, स्टेट ऑफ लिबिया, पता नहीं क्या क्या क्या, पता नहीं क्या, एंड वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये कि आपने एक कंट्री की जो इंफॉर्मेशन भी लेनी है
वो सारी आपके पास यहाँ आ जाएगी। अब आप इसको स्टाइल नहीं कर सकते, मतलब आप इसको ज़ाहिर है वो ULLI और अपने JSX बना के आप उस तरह से रेंडर कर लें, तो आपके पास पूरी दुनिया के कंट्रीज की लिस्ट आ गई है और मोस्ट स्पेसिफिकली आपने ये डाटा प्रिपेयर नहीं किया। So that brings me to the end of this API introduction या introductory language। API में अभी और भी बहुत सारी रॉकेट साइंस है, लेकिन आपको ये समझ आ गई है भाई API होती क्या है। API is just a way through which two or more than two applications communicate with each other. By communication we mean exchange of information, and the most popular way of exchanging the information between client and server is JSON. Popular format of exchanging the information is JSON, or the way or the method we use to hit the API endpoint is fetch in the JavaScript or React। ये सारा उसका समरी था। कोई सवाल है तो बता दें।